हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कुछ वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जिनका मोस्टली क्लास 12 में यूज़ होता है। इसमें हर फिजिकल क्वांटिटीज़ का शॉर्टेस्ट डिफिनीशन, उनके यूनिट्स, डायमेंशंस एंड नेचर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम एकाएक स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी स्लोएस्ट होगा, इसको चाहे तो आप लोग कॉपी कलम लेके नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का डिफिनीशन इसमें शॉर्टेस्ट डिफिनीशन हम दिए हैं कि एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बॉडी चार्ज होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर बॉडी चार्ज हो जाता है। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाए तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर घट जाए तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ए फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। एन का वैल्यू कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ये चार्ज का नेक्स्ट में ऐसा यूनिट है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम में चार्ज का दो तरह का यूनिट होता है, एक ESU ऑफ चार्ज जिसको स्टैट कूलम भी कहते हैं या फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, और सेकंड है इसमें EMU ऑफ चार्ज। तो सीजीएस में दो यूनिट हुआ, एक ESU और एक EMU ऑफ चार्ज। ESU ऑफ चार्ज को स्टैट कूलम भी कहा जाता है या फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, और इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट फैराडे होता है और एक एम्पियर आवर होता है। इसके बाद इसमें रिलेशन हम बताए हैं कि एसआई और सीजीएस में रिलेशन क्या होता है। तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU या 1/10 EMU होता है। और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 हो गया। 80 डायमेंशनल फार्मूला कैसे हुआ, इसको हम लोग देख सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए पहले हम लोग कोई फार्मूला ढूंढते हैं जिसमें चार्ज, जैसे चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें चार्ज आए। तो करंट I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा I × T। इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं तो करंट I का डायमेंशनल फार्मूला A होता है और टाइम का T होता है। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इक्वल टू 80। ये लिखा गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इक्वल टू 80। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स हिंदी में उसको अदिश राशि कहते हैं। तो ये वह चार्ज के बारे में। ऐसे चार्ज का हम पूरा एक्सप्लेन में वीडियो डाले हुए हैं, इसको चाहो तो खोल के देख सकते हो। चार्ज के यूनिट पर भी एक स्पेशल वीडियो है और चार्ज पर भी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, उसको चाहो तो तुम लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का हिंदी होता है रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई भी जैसे चार्ज अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियरली मीन्स जैसे ये मान लो लाइन है, लाइन पर कोई चार्ज है, ऐसे प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसके यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। अगर मान लो कि इसका लेंथ L है और इस पर चार्ज मान लो कि Q है, तो L लेंथ पर चार्ज Q है तो एक लेंथ पर क्या होगा, एक लेंथ पर चार्ज होगा Q/L। तो लैम्डा इक्वल टू Q/L। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया Q/L। Q से चार्ज एंड L फॉर लेंथ। अब इसका ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहे तो ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर। चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर। इसका डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना चाहें तो चार्ज बाय लेंथ होता है, तो चार्ज का हो गया 80, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला हो गया 80 और लेंथ का हो गया L, तो 80/L
अब L जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा AT और L-1। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया ATL-1, जिसको हम यहाँ लिखे हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स अदिश राशि होता है। ये रहा रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका सिंबल होता है सिग्मा। और ये क्या है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई सरफेस है जिसके एरिया पर चार्ज, यूनिट एरिया पर चार्ज क्या होगा, उसी को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि हम एक कोई सरफेस बना दिया, इस सरफेस पर ऐसे चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर चार्ज इस पर Q है और इसका एरिया मान लो कि A है, Q को हम स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। तो चार्ज अगर Q है, एरिया अगर A है, तो A एरिया पे चार्ज Q है तो एक पे क्या होगा Q/A। इसी को लिखा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q/A। अगर हम कैपिटल Q लेते हैं तो कैपिटल Q/A होगा, और स्मॉल Q लेते हैं तो स्मॉल Q/A होगा। एसआई यूनिट इसका बनाना चाहें तो चार्ज का कूलम हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहें तो फिर उसी तरह चार्ज का AT होता है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला हो गया AT, और नीचे में एरिया है तो एरिया का होता है L2। इसको हम तोड़ें तो क्या होगा AT और L ऊपर जाएगा तो L-2। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतनीय आवेश घनत्व। इसका सिंबल होता है रो, और इसका डिफिनेशन है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स प्रति एकांक आयतन पर आवेश। मान लो कि ये कोई एक वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी है, इसमें कोई भी चार्ज माइनस या प्लस भी कुछ भी हो सकता है। मान लो प्लस चार्ज हम देते हैं इसमें, ये वॉल्यूम इसका भी है, और चार्ज मान लो कि इसमें Q है, स्मॉल या कैपिटल जो हम दे दें, तो भी वॉल्यूम में Q चार्ज है, तो एक वॉल्यूम में क्या होगा Q/V। तो एक वॉल्यूम में चार्ज जो होता है उसी को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू Q/V। इसका एसआई यूनिट लिखना है तो चार्ज का कूलम हो गया, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, इसलिए एसआई यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फार्मूला फिर उसी तरह से चार्ज का AT हो गया, वॉल्यूम का L3 होता है, और ऊपर गया तो ATL-3, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसको चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर भी स्पेशल वीडियो हम बनाए हैं, अगर चाहो तो तुम लोग एक्सप्लेन में देख सकते हो। ऐसे इसमें सिंपलेस्ट डिफिनेशन है, यूनिट है, डायमेंशन है और फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एकांक आवेश पर बल। ऐसे यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मान लो कि टेस्ट चार्ज Q0 है, उस पर फोर्स F लग रहा है, तो एक पर क्या होगा F/Q0, और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर का साइन भी दे सकते हैं। वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। E इक्वल टू F/Q0, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका एक और डिफिनेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, किसी भी प्लेस पर पोटेंशियल जिस रेट से चेंज होता है, और पोटेंशियल चेंजिंग किसके साथ, तो डिस्टेंस के साथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लो कि dr डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंजिंग dv होता है, तो रेट ऑफ चेंज होगा dv/dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू -dv/dr। यहाँ निगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होता है जिधर पोटेंशियल में चेंजिंग या पोटेंशियल जिधर डिक्रीज करता है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका अगर हमको एसआई यूनिट बैठाना है तो एसआई यूनिट में सिंपली हम लिखना चाहें तो पोटेंशियल का वोल्ट होता है, पोटेंशियल का वोल्ट हो गया ये वाला,
और डिस्टेंस का मीटर होता है तो वोल्ट पर मीटर, इसलिए हम लिख सकते हैं पोटेंशियल का वोल्ट, ये पर मीटर। और इस पर अगर बैठाएंगे न्यूटन पर, ये फोर्स बाई टेस्ट चार्ज पर अगर बैठाते हैं तो फोर्स का न्यूटन हो गया, चार्ज का कूलम हो गया। तो एक यूनिट हो सकता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा यूनिट हो सकता है वोल्ट पर मीटर, दोनों यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ज़्यादातर वोल्ट पर मीटर का ही यूज होता है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना चाहें तो इससे हम लिख सकते हैं, फोर्स का और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला अगर लिख दे तो मिल जाएगा। अगर हम लिखना चाहें डायमेंशन फार्मूला तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का हो गया। अब बाई चार्ज का होता है ए टी, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 3, ये -2 ऊपर एक ऊपर जाएगा तो t माइनस 3 हो गया और a माइनस 1, एम एल टी माइनस 3 a माइनस 1, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन उधर होता है जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या होता है, तो लिखा यहाँ पर कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जैसे कोई पॉइंट पी है तो पी पर जो पोटेंशियल होता है वह यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में वर्क डन के बराबर होता है। उसको शॉर्टेस्ट डिफिनेशन में बनाए, वीपी मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज लिखना चाहिए, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। मतलब एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क होगा, कार्य होगा, वही उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि Vp इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी बाई क्यू नॉट। डब्ल्यू से हो गया वर्क और इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी से पी तक लाने में वर्क डन किसको, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पी तक लाने में जो वर्क होता है वह ये डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी हुआ, उसमें हम क्यू नॉट से भाग कर देंगे। भाग करने से क्या होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए निकल जाता है। तो इसका डेफिनेशन हुआ कि यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वही वर्क डन पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट हम बनाना चाहें तो ऊपर में वर्क है तो वर्क का जूल हो गया, ऐसा यूनिट में वर्क का हो गया जूल और चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसको वोल्ट भी कहा जाता है। वोल्ट पोटेंशियल का फेमस यूनिट वोल्ट है। जो भी इसमें मेन पॉइंट है उसको रेड कलर से हम इंडिकेट किए हैं। जैसे ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वोल्ट इसका ऐसा यूनिट है, इसको याद रखना है। और इसका डायमेंशन फार्मूला अगर निकालना चाहें तो डायमेंशन फार्मूला फिर इसी वर्क और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला लिख के सोल्व करेंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा। जैसे वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, और चार्ज का होता है ए टी। इसको हम सोल्व करें तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1। ये हो गया एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये लिखा हुआ है एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, डायमेंशन फार्मूला होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क है और चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था क्योंकि उसमें फोर्स था और चार्ज था, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता, ये क्या होता है, तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंजिंग का जो रेट होता है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई डी आर हुआ। dV बाई डी आर का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। अगर डी आर डिस्टेंस में चेंज इन पोटेंशियल dV होता है तो रेट क्या होगा, dV बाई डी आर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया dV बाई डी आर। लिखे हैं दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, इसी को विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट हम लिखना चाहें तो dV, dV मतलब हो गया पोटेंशियल में चेंजिंग,
पोटेंशियल का भी हो गया वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर, तो ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। और डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो फिर उसी तरह से पोटेंशियल का लिख देंगे और ये लेंथ का लिख देंगे। लेंथ का पोटेंशियल का होता है, अभी जस्ट पीछे बना है पोटेंशियल में। अगर पोटेंशियल का नहीं याद है तो पोटेंशियल में लिखेंगे वर्क बाई चार्ज होता है, तो पोटेंशियल का हो गया वर्क बाई चार्ज मीन्स ml2 t-2 ml2 t-2 ये हो गया वर्क का। चार्ज का हो गया AT, ये पोटेंशियल का हो गया। अब बाई लेंथ है तो लेंथ को हम नीचे ही लिखेंगे, नीचे, क्योंकि लेंथ है dr का नीचे ATL। अब लेंथ से काट सकते हैं, इसको हम इससे लेंथ से काट दें तो स्क्वायर खत्म हो गया। अब बचा क्या, mlt-3 हो जाएगा, mlt, ये -2 एक ऊपर गया तो -3 हो गया, mlt-3 एंड a-1, mlt-3 a-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, जिसको φe से डिनोट करते हैं। फाई से फ्लक्स हुआ लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए φe दिए हैं। इसमें डिफिनेशन हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इंटरसेक्ट ए गिवन एरिया नॉर्मली। कोई भी गिवन एरिया है, इस गिवन एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में मीन्स परपेंडिकुलरली जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक एरिया हम कंसीडर किए, एरिया हो गया ए। एरिया पर नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल मान लो कि थीटा है, ये एंगल थीटा हो तो इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, तो ये फॉर्मूला है फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया ई डॉट। इसे ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं इसमें, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर का साइन करेंगे E डॉट ए, और इसको स्केलर फॉर्म में तोड़ेंगे तो E डॉट ए का वैल्यू होता है ई ए कॉस थीटा। वह थीटा क्या हुआ, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एट सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इसी फॉर्मूला से निकाला जाएगा। अब इसका अगर ऐसा यूनिट बनाना है तो ऐसा यूनिट हम कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, इस पर भी बैठा सकते हैं वोल्ट पर मीटर। और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, अगर हम इसको गुना करें तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट गया, क्या बचा वोल्ट मीटर, तो एक वोल्ट मीटर भी इसका हो सकता है, जो ये वाला लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक यूनिट हुआ वोल्ट मीटर और एक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर निकालना है तो फिर उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे और एरिया का डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जब लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का पीछे बताया कि ml-t-3 a-1 होता है, एरिया का गुना करेंगे L2 L3 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ml-t-3 a-1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और इसमें एरिया का लिखेंगे तो एरिया का L2 हो गया, तो L2 और L पर 1 मिल के क्या हो गया L3, मिल गया ml3 1 and 2 3 और t -3 ये -1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स अदिश राशि होता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम आपेक्षिक परावैद्युतता मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर निकालना हो तो वैक्यूम में फोर्स
या फोर्स और फील्ड दोनों पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। वैक्यूम में कितना फील्ड होगा और उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका रेशियो अगर निकाल दें तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। या फोर्स, वैक्यूम में जितना फोर्स लगता है और उस मीडियम में जितना फोर्स लगेगा, दो चार्ज के बीच के में अगर कोई दो गिवन चार्ज है उसके बीच वैक्यूम हो तब फोर्स कितना लगेगा, और वो मीडियम डाल दें तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, उस दोनों का जो रेशियो होता है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम में अगर हम दो चार्ज को रखें तो जितना टाइम्स फोर्स घट जाएगा वही उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। और ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। और वैक्यूम और एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि यूनिट है ही नहीं इसलिए 1 लिखेंगे। और मेटल के लिए के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, क्योंकि मेटल में फोर्स 0 हो जाता है, मेटल में फील्ड 0 हो जाता है। तो मीडियम में फील्ड जब 0, ई का वैल्यू 0, फोर्स का वैल्यू 0 हुआ तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मेटल के लिए के का वैल्यू इन्फिनिटी और एयर या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी होता है निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतता। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, इसका वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर होता है। इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इसका ऐसा यूनिट हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऐसा यूनिट कैसे बनाएंगे, तो ऐसा यूनिट के लिए हम कहीं भी यूनिट जब भी लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला लेते हैं। तो इसको हम कैपेसिटी के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या फोर्स के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या फील्ड के फॉर्मूला से, जहां कोई फॉर्मूला मिल जाए उससे हम लोग बना सकते हैं। तो अगर हम सबसे सिंपल में आते हैं फराड पर मीटर में, तो इसको देखो क्या होता है। कैपेसिटी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी इंटू डी बाई ए। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी इंटू डी बाई ए। कैपेसिटी का हो गया ऐसा यूनिट फराड, और डिस्टेंस का मीटर, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर को हम अगर काट दें तो क्या बचा, फराड पर मीटर। तो एक ये ज़्यादा फेमस यूनिट है फराड पर मीटर। अगर इसको हम बैठाना चाहें तो फिर कूलम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसको अगर निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, उससे हम लोग बना सकते हैं। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना है तो फिर उसी तरह से इसमें बैठा हुआ या तो फोर्स वाला से निकाल सकते हैं। चलो हम निकालते हैं। जैसे अगर हम निकालें फोर्स वाला से तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इससे अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा तो फोर्स नीचे आ जाएगा। फोर्स जब नीचे आ गया तो ऊपर चार्ज है, चार्ज का होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगी। और फोर्स नीचे आ गया तो न्यूटन, तो पर न्यूटन हो गया, R स्क्वायर का मीटर हो गया। इस तरह हम लोग इसका यूनिट बना सकते हैं। अगर डायमेंशन बनाना है तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा तो फोर्स नीचे आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा, या सॉरी एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालना चाहें इसमें क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा ये यहाँ जाएगा तो फोर्स नीचे आएगा, ऊपर में दो चार्ज है, 80 चार्ज का 80 होता है, तो 80 हम लिख दें 80 इंटू 80 और बाई फोर्स का हो गया MLT-2 और L2 हो गया किसके लिए, ये R स्क्वायर का। अब इसको गुना करें, सोल्व करें तो M ऊपर गया M-1 और L पर 1 पावर है, L पर 2 पावर है तो 3 हुआ, और नीचे है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L पर पावर -3, ML-3 हो गया। उसके बाद T है तो T पर ऊपर में है 1 और ये 1 2 और 2 नीचे से गया 4, तो T टू दी पावर हो गया 4।
और ए 2 है तो ए पर पावर हो गया 2। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों का है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका होता है आइदर चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होता है, एक चार्ज होता है प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। अगर मान लो इसको हम मानते हैं माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को 12 माना जाता है, ये 12 हम लोग लेते हैं। अगर डिस्टेंस 12 है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसमें से किसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड क्यू हो गया, और लेंथ को 12 से डिनोट किया तो 12 हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 12 हुआ। इसका ऐसा यूनिट हम लिखना चाहें तो क्या होगा, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम मीटर। और इसका प्रैक्टिकल यूनिट डिवाई होता है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, और एक डिवाई में 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर हुआ। ठीक है, इसको अगर हम लोग सीजीएस में लिखना चाहें तो फ्रैंकलिन सेंटीमीटर, एक डिवाई में 10 टू दी पावर -18 फ्रैंकलिन सेंटीमीटर, ये सीजीएस में होता है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू है, मतलब ये माइनस से प्लस क्यू है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है, ये पी का डायरेक्शन इधर होगा, माइनस से प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग का है कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता कैपेसिटेंस। तो ये होता है चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी कंडक्टर है उस पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा उसको उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, जिसको हम फराड भी कहते हैं। फराड इसका फेमस यूनिट है, तो फराड हमें याद रखेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो चार्ज का लिख देंगे, पोटेंशियल का लिख देंगे। चार्ज का 80 और पोटेंशियल का पीछे निकाले थे हम लोग, रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m-1 l-2 t-3 a-1। और कैपेसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो का जो रेट है, रेट मीन्स एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लो कि dt टाइम में चार्ज dq फ्लो करता है तो एक सेकेंड में क्या होगा, dq/dt। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया dq/dt। ऐसा यूनिट इसका बनाना चाहें तो चार्ज का कूलम हो गया, टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ए। ये चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, एसआई सिस्टम में ये करंट को फंडामेंटल माना गया है और उसके डायमेंशन फार्मूला को ए माना गया है, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसके यूनिट एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, इसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट फ्लो करेगा, मान लो कि करंट जा रहा है इसमें आई, और इसका एरिया मान लो कि ए है, तो ए एरिया से करंट आई जा रहा है, तो एक एरिया से क्या जाएगा, आई बाई ए। इसी आई बाई ए करंट पर यूनिट एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए। इसका ऐसा यूनिट बनाना चाहें तो करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट अगर लिखे तो करंट का एम्पियर, एरिया का L2 होता है, लेकिन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो AL -2 हो गया, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। ये रेसिस्टेंस क्या होता है, तो कोई भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, उसका जो रेशियो होगा वो कहलाता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। मीन्स रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, विभवांतर बाई धारा। मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट क्यों आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो करंट अगर मान लो कि इसमें आई है और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि भी है, तो
V बटा I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो हुआ वो कहलाया रेसिस्टेंस। और ऐसे रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का, कोई भी कंडक्टर का, वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह करंट फ्लो का अपोज करता है। कितना अपोज करेगा? तो V बाई आई, ये ओम्स लॉ से आता है। अब इसका यूनिट अगर बनाना चाहें तो ऐसा यूनिट होगा वोल्ट, ये V का वोल्ट हो गया, पोटेंशियल का वोल्ट होता है और करंट का एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम लोग ओम भी कहते हैं, ओम। अब इसका यूनिट अगर बनाना चाहें तो पोटेंशियल का हमको पता है, पीछे हम निकाले थे, और इसमें करंट का डाल देंगे, करंट डालेंगे हो जाएगा। तो पोटेंशियल का जैसे निकला था, पोटेंशियल डिफरेंस का ML2T माइनस 3A-1 था। इसमें करंट एक और ऊपर गया तो A-1 था ही, अब नीचे से एक और करंट जाएगा तो A-2 हो जाएगा। पोटेंशियल का हम लिखे थे, पोटेंशियल का होता है ML2T-3 और A-1। जो पोटेंशियल का था वही पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। अब भाई करंट का A हो गया, अब A जब ऊपर जाएगा तो यही हो गया, A-1 है, एक और ऊपर जाएगा तो ये -2 हो गया, तो ML2T-3 A-2 हो गया। और पोटेंशियल, ये सॉरी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का होगा कंडक्टेंस, चालकत्व। इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, और लिखा है कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मीन्स प्रतिरोध का विलोम होता है, उल्टा। अगर रेसिस्टेंस R है तो कंडक्टेंस होगा G=1/R, ये 1/R। रेसिस्टेंस का को रिवर्स कर दें, 1/R कंडक्टेंस हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट कैसे होगा? रेसिस्टेंस का ओम हो गया तो कंडक्टेंस का ओम इनवर्स हो गया, और ओम को जब इनवर्स करें उल्टे तो MHO, रिवर्स करेंगे तो MHO हो गया। इसका सिंबल जो ओम होता है वो भी उलट जाएगा और ऐसे लिखा है, और इसको हम लोग शाइमन भी बोलते हैं, S से डिनोट करते हैं, शाइमन। और फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो रेसिस्टेंस वाला को उलट देंगे, उसमें जो 1 पावर था उसको -1 कर देंगे, 2 था उसको -2 कर दिए, -3 था उसको +3 कर दिए, A पर -2 था तो वो +2 हो गया। और कंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी क्या होता है? तो लिखा है यहाँ पर कि रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है R, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके एरिया। तो R वर्सेस Ly है। अब इस वर्सेस को जब हम हटाते हैं तो हो जाता है, और R इक्वल टू एक कांस्टेंट यहाँ देते हैं रो इंटू Ly A, रो इंटू Ly है। जितना एरिया बड़ा होगा रेसिस्टेंस कम होता है, लेंथ ज़्यादा होने पर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। इससे अगर हम इसमें रो जो है कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। इससे हम अगर निकालना चाहें कि रो का वैल्यू क्या होगा तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A बाई L। तो यहाँ पर मिस्टेक कर गया है, ये उल्टा होना चाहिए, गलत हो गया है। रो इक्वल टू होना चाहिए R इंटू A अपॉन L, ये होना चाहिए। रो इक्वल टू R इंटू A बाई L, रेसिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई लेंथ। तो अब इसका अगर हम यूनिट बनाएंगे तो यूनिट भी गलत हो जाएगा। यूनिट में हो जाएगा एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये ऐसा यूनिट भी गलत हो गया। इसका ऐसा यूनिट होगा रेसिस्टेंस का ओम और एरिया मीटर स्क्वायर से कटेगा तो ओम मीटर हो गया, ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। अब इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालें तो R इक्वल टू होता है, R का भी पढ़े V बाई L, R इक्वल टू होता है V बाई I। एरिया बाई लेंथ जब हम काटें तो सिर्फ लेंथ बच जाएगा। अब इसको हम सोल्व करें तो वोल्ट का होता है ML2T-3
ए माइनस 1, ये भी का होता है। और लेंथ का हो गया L और करंट का हो गया A। इसको हम सोल्व करें तो हो जाएगा M L3 2/3 और T माइनस 3 एंड A पर -2। हाँ ठीक है, ये A माइनस 2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला सही है ये, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सॉरी, ये पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा, इसको हम ठीक कर दिए। चलो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रिएक्टेंस, प्रतिघात। तो रिएक्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी इंडक्टर या कैपेसिटर में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है उसको अपोज करने वाला जो क्वांटिटी है वही रिएक्टेंस कहलाता है। प्रेरक तथा संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का जो विरोध होता है उसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं। रिएक्टेंस दो तरह का होगा। अगर इंडक्टर में अपोजिशन होता है तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसका सिंबल एक्सल होता है और एक्सल इक्वल टू एल ओमेगा होता है। अगर वही कैपेसिटर में है तो कैपेसिटर में कैपेसिटिव होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, इसको एक्सी से डिनोट करेंगे और एक्सी इक्वल टू 1/c ओमेगा होता है। ओमेगा से फ्रीक्वेंसी होता है और एल से इंडक्टेंस, सी से कैपेसिटेंस। अब इसका एसआई यूनिट चूंकि अपोजिशन है, रेसिस्टेंस का काम करता है, इसलिए इसका एसआई यूनिट ओम हो गया। जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है वही रिएक्टेंस का भी होता है, और रेसिस्टेंस का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही इस इंडक्टेंस का भी हो जाएगा, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। उसी तरह से है, उसमें सिर्फ एल या सी था, इसमें रेसिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। मतलब रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के द्वारा जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो का अपोज होता है उसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। इसका वैल्यू होता है Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होल रूट। आर से रेसिस्टेंस हो गया, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस फॉर्मूला से हम इम्पीडेंस को निकाल सकते हैं। और चूंकि ये अपोजिशन है इसलिए इसका यूनिट भी वही होगा जो रेसिस्टेंस का होता है। इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम, और डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा जो रेसिस्टेंस का होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। कोई भी सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ होता है। जिस समय हम सेल से करंट नहीं लेते रहते हैं उस समय जो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। मीन्स ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो पोटेंशियल का होता है। पोटेंशियल का वोल्ट होता है और डायमेंशन फार्मूला ये हो गया, इसलिए ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ये हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है ml2t-3e-1, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किए तो उसी तरह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस नॉर्मली। किसी दिए गए पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे उसी तरह इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। इसको हम लोग बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया। मैग्नेटिक फील्ड को अगर बी से डिनोट करें, ये एरिया को ए से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, और इसका बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है? तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बनाए थे उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड में भी हम दिखा सकते हैं। ये एक एरिया अगर हम ए लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर दिए, इसमें एरिया पर नॉर्मल मान लो कि एन है, और इस दोनों के बीच का एंगल अगर हम थीटा ले लें तो यही होता है। इससे जो फ्लक्स गुजरेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल एट सरफेस एरिया। उसके बीच के एंगल का कॉस थीटा, कॉस मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एसआई यूनिट अगर निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला
एरिया का मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कुछ नहीं होता है तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको वेबर भी कहा जाता है। वेबर साइंटिस्ट का नाम है, स्मॉल w से लिखा है, सिंबल में कैपिटल W और P हो गया। इसका एसआई यूनिट लिखना है तो एसआई यूनिट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और एरिया का अगर हम लिख दें तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml/t-2a-1। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है तो इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है टेस्ट चार्ज, इसमें होगा टेस्ट पोल, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से जो फ्लक्स पास करेगा उसको भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो फ्लक्स का होता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट हो सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, टेस्ला भी होता है। और सीजीएस सिस्टम में गॉस होता है, और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला mt-2a-1 होता है, mt-2a-1, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट हम लोग का है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, दो पोल होता है, उसमें इलेक्ट्रिक में दो चार्ज था जिसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट था। उसी तरह से इसमें भी दो पोल होगा, अगर एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ और एक नॉर्थ, दो पोल होगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम मान लो कि 12 मान लेते हैं, और एक पोल के स्ट्रेंथ को अगर हम P मान लें तो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ P इंटू 12, जैसे उसमें था Q इंटू 12, इसमें होगा P इंटू 12, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन इसको इससे भी निकाला जाता है, करंट इंटू एरिया। अगर कोई लूप है, मान लो कि कोई लूप है, इसमें करंट बह रहा है I, तो कोई भी करंट लूप जो है मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट होता है, और उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा करंट में एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है, करंट इंटू एरिया। तो करंट इंटू एरिया I इंटू एल, धारा इंटू क्षेत्रफल। इसका ऐसा यूनिट बनाना चाहें तो करंट का हो गया एम्पियर और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, एरिया का हो गया m का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, करंट का हो गया A, एरिया का हो गया L2, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया AL2। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता। ये क्या होता है तो लिखा है पदार्थ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को चालन करने की क्षमता, किसी भी मटेरियल से होके जो मैग्नेटिक फील्ड पास करने, कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखेंगे तो उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और जो हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाए उसी का रेशियो परमिएबिलिटी कहलाता है। मीन्स म्यू इक्वल टू B बाई H, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल बाई H हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, और डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है म्यू इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और यह भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिएबिलिटी, अपेक्षित चुंबकशीलता, म्यू बार। तो किसी मीडियम का परमिएबिलिटी और वैक्यूम के परमिएबिलिटी दोनों का अनुपात होगा, उसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी परमिएबिलिटी है नीचे भी परमिएबिलिटी है, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और इससे हम निकाल सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। नेक्स्ट हम लोग का है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता I। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का हुआ कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज होने के कारण उसमें डाइपोल मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। तो यूनिट वॉल्यूम में जो
इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको आई से डिनोट किया जाता है, तो आई इक्वल टू हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट m बाई वॉल्यूम m बाई v। डाइपोल मोमेंट को पोल स्ट्रेंथ के टर्म में भी तोड़ा जा सकता है। अगर पोल स्ट्रेंथ के टर्म में तोड़ें तो ऐसे होगा कि m इक्वल टू होता है p इंटू लेंथ, मान लो कि लेंथ हम l मान लेते हैं। अब वॉल्यूम में हो गया एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट गया, तो क्या बचा पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर लिखें तो डायमेंशन पहले तो ऐसा यूनिट लिखें, ऐसा यूनिट में हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, या इसे हम बैठा सकते हैं पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कटेगा, क्या बचा एम्पियर पर मीटर। अगर इसका ऐसा यूनिट बैठा हुए हम तो ऐसा यूनिट होगा पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर इंटू मीटर, अब भाई ये एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर से कटा क्या बचा एम्पियर पर मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर। और अगर डायमेंशन फार्मूला बैठाएंगे तो ये एम्पियर का ए हो गया और मीटर लेंथ एल हो गया एल माइनस 1, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, इसको chi से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम हिंदी में लिखेंगे चुंबकन तीव्रता बाय चुंबकीय तीव्रता I बाई एच। और I और H दोनों का डायमेंशन यूनिट सेम है, इसलिए नो यूनिट नो डायमेंशन। नेक्स्ट हम लोग का है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का जो रिवर्स होता है वही पावर होता है। तो 1 बाई एफ, 1 बाई फोकल लेंथ, ऐसा यूनिट फोकल लेंथ का मीटर, तो 1 बाई मीटर, मीटर इनवर्स हो गया। और मीटर इनवर्स को हम लोग डायोप्टर भी बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो फोकल लेंथ का एल होता है, इसलिए एल माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट है इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। इंडक्टेंस का फॉर्मूला है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिट करंट। अगर आई करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स N5 होता है, यूनिट एक करंट के लिए होगा N5 बाई आई। तो एक इसका फॉर्मूला होता है N5 बाई आई, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिट करंट। और सेकंड होता है कि इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंड्यूस्ड EMF ई हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी। इसका फॉर्मूला हो गया एल इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऐसा यूनिट अगर बनाएंगे हम लोग तो वेबर पर एम्पियर। वेबर कहाँ से है, फ्लक्स का वेबर हो गया और करंट का एम्पियर हो गया, इसलिए वेबर पर एम्पियर हुआ। इसी को हेनरी भी कहा जाता है। और डायमेंशन फॉर्मूला निकाले फिर उसी तरह से फील्ड का रख दें, करंट का रख दें, टाइम का रख दें, तो ये मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का, करंट का और टाइम का सबका रखें तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा, ml2 t-2 a-2। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अपवर्तनांक कहा जाता है, म्यू से डिनोट करते हैं। इसका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ए सी नॉट हो गया, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम cm, सी नॉट बाई cm। निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, और दोनों चाल ही है, स्पीड ही है, इसलिए ये यूनिट लेस होगा, क्योंकि चाल इसका यूनिट कैंसिल, ये डायमेंशन लेस होता है और यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये रहा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जिस फिजिकल क्वांटिटीज का हम क्लास 12 में यूज करते हैं उसमें से मोस्टली क्वांटिटीज को हम इसमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, सबका यूनिट भी लिख दिए हैं। इसको चाहो तो तुम लोग नोट कर सकते हो। थैंक यू।